हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th है, जिसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से जो आएगा वो 12 नंबर का आएगा। तो बेसिकली हम पहले ज़्यादातर उनको पढ़ेंगे, उन चैप्टरों को की वीडियो बनाएंगे, उन चैप्टरों को पढ़ेंगे जिनसे ज़्यादा नंबर से पेपर में पूछा जाएगा। बच्चों, पढ़ाई करने का तरीका ही ये होता है कि पहले हम प्लानिंग करें कि देखें कि भाई किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टरों की तैयारी करें। तो बेसिकली जो इसके चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, उन दोनों को मिलाकर 15 नंबर का आ रहा है और एक अकेले इसी में से 12 नंबर का आ रहा है। तो पहले किसको पढ़ना चाहिए? इस 12 नंबर वाले को, क्योंकि इस अकेले चैप्टर में से 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पहले पढ़ रहे हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। एसएसटी में आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है और उसे अपनी ही लैंग्वेज में बना कर करना होता है, रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन आपको नहीं मिलेगा। आप आराम से चीज़ों को समझिए, ध्यान से वीडियो को देखिए और आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और आप कभी भी इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। देखो, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो बात की गई है वो की गई है जाति की, धर्म की और लैंगिक मसलों की, कि भाई लैंगिक मसले क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लैंगिक मसलों का, कि भाई लैंगिक मसले होता क्या है। कि जब भी हम समाज में किसी काम को मेल फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष में बांट कर देखते हैं कि भाई हाँ ये काम स्त्री का है, ये काम पुरुष का है, तब हम कहते हैं भाई हाँ ये लैंगिकता हो रही है, लैंगिक मसले हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम बात करते हैं कि श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का मतलब होता है काम, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम है उसको हम श्रम कहते हैं, मेहनत। तो मेहनत या काम के आधार पर हमने क्या कर रखा है, कामों को बांट दिया। जैसे काम का वे विभाजन जिसके अंदर घर के अंदर का सारा काम घर की औरतें करेंगी, घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है, कामों को भी बांट रखा है। और ये किसकी वजह से? लैंगिक मसलों की वजह से, लैंगिकता के आधार पर, कि नहीं स्त्री सिर्फ घर का काम करेंगी और पुरुष सिर्फ घर के बाहर का काम करेंगे। तो इसको हम कहते हैं लैंगिक मसले। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा नारीवादी आंदोलन। बेसिकली नारीवादी आंदोलन क्या होते हैं? नारीवादी आंदोलन उन सारे आंदोलनों को कहा जाता है जो स्त्री और पुरुष, क्योंकि आप सबको पता है समाज में स्त्री की कैसी स्थिति है, स्त्री को समाज में किस तरीके से देखा जाता है या उसका कितना ज़्यादा अधिकार होता है। तो स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार दिलाने की जो बात करते हैं वो हमारा नारीवादी आंदोलन कहलाया जाता है। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? देखो सिंपल सा है कि समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार दिलाने की जो बात करते हैं वो सारे के सारे आंदोलन नारीवादी आंदोलन थे। जैसे आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, तो उन्होंने वोट डालने के अधिकार को लेने के लिए क्या करी, मांग उठाई, आंदोलन करे। तो इस तरह के आंदोलन जो औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए या स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर लाने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए सारे के सारे नारीवादी आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो जिन आंदोलनों के द्वारा नारी के जीवन में व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, उन सारे आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अब आगे है समाज में महिलाओं की भूमिका कैसी है। आप सबको पता होता है भी समाज में महिलाओं की भूमिका कैसी है, तो बस इसको एक एक बार आपको पढ़ना है और अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ जाना है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये प्रचलित विश्वास है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है, उनके कार्यों को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। आपको पता ही होगा घर की औरतों के कामों को बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं माना जाता और उल्टा ये कह देते हैं कि घर में बड़े बड़े करते क्या है। ठीक है, आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, ठीक है, परंतु राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका ना के बराबर है। राजनीति और सामाजिक जीवन में औरतों की स्थिति बहुत ही बुरी है, ना के बराबर उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन आंदोलनों में महिलाओं और राजनीतिक, देखो बेसिकली सारे नारीवादी आंदोलन जो हुए थे किस लिए हुए थे कि औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, मतदान में महिलाओं को अधिकार मिलने के लिए, इसलिए सारे के सारे नारीवादी आंदोलन किए गए थे। आज जो महिलाओं को समाज में अधिकार मिला हुआ है, जो आज महिलाओं की समाज में स्थिति है, वो सिर्फ और सिर्फ नारीवादी आंदोलनों की वजह से ही है कि उनको इतना अधिकार मिल पाया है। ठीक है, तो समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, अब आता है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है। देख, जैसे मैंने भी बताया था कि भाई आज हमारा समाज में क्या हो रहा है, नारी की जो वैल्यू थी, जो नारी की स्थिति पहले थी, वो सब नारीवादी आंदोलनों की वजह से धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बदल रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। ठीक है, तो आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरत की भूमिकाएं काफ़ी बदल गई हैं। पहले जहाँ औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर ही माना जाता था या कहा जाता कि औरतें सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका ही करेंगी और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगी, तो आज अगर हम देखें तो वही महिलाएं वैज्ञानिक भी बन रही हैं, डॉक्टर भी हैं,
हैं, शिक्षक भी हैं और कई सारी अपनी सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार महिलाओं की जो भूमिका है वो बदलती नजर आ रही है। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश में अधिक है। ये यूरोपीय देश हैं हमारे, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन देशों में बहुत ज़्यादा इनकी सार्वजनिक भूमिका है। ठीक है, अब नेक्स्ट की महिलाओं को लेकर ही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचार होते हैं, और ये आपको किसी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने घर के आसपास में बहुत ज़्यादा समाज में चीज़ों को देख लेते हैं, मूवीज़ में देख लेते हैं, नाटकों में देख लेते हैं कि भाई हाँ किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अगर हम देखें शिक्षा के अंदर ही देखें तो महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, 54% है, और पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उस शिक्षा की ओर कदम बढ़ पाती है कि भाई कोई 10th तक ही पढ़ के रह जाता है, कोई 12वीं तक पढ़ के रह जाता है और कोई 5वीं तक ही पढ़ के रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव भी होता है, दहेज को लेकर उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में उनका काफ़ी भेदभाव और अत्याचार होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें मजदूरी में भी तो पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी कम मिलती है। किनको? स्त्रियों को मजदूरी कम मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो। लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता है, ये आप सबको पता ही होगा, देखा होगा कि भाई पहले, अब तो खैर चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई लड़की होगी, मैंने कोई पाप किया होगा जिस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ जगहों पर तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, स्त्री को ये चलता ही चलता है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, श्रम काम के उसमें भी, सामाजिक स्थिति में भी हर जगह स्त्री के साथ भेदभाव होता है और उस पर अत्याचार होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें तो अगर इसमें चीज़ें आप आराम से अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है कि नहीं जो इसमें है वही लिखोगे, या सिंपल सा है कि आप आराम से जो महिलाओं के साथ आप भेदभाव देखते हो, जो आपको नज़र आते हैं, वो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पितृ प्रधान समाज। देखो बच्चों, सबको पता है हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, आपके घर के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो कौन लेता है? पापा लेते हैं, मम्मी लेती हैं। आपको पता है कि भाई हमारे घर के ज़्यादातर महत्वपूर्ण फैसले पिता लेते हैं, तो इसीलिए हमारे समाज को पुरुष प्रधान समाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो पितृ प्रधान समाज, पुत्र प्रधान समाज। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर ज़्यादा नंबर पूछ लिया जाए तो भाई पिता के मृत्यु के बाद या पिता के बाद उसके संसाधनों पर किसका हक होता है? उसके पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है, उसका जो बड़ा पुत्र होता है उसका अधिकार होता है, तो ये पितृ प्रधान समाज है। स्त्रियों का या महिलाओं का संपत्ति पर इतना अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारे समाज को क्या कहा जाता है? पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। ठीक है, निजी और सार्वजनिक विभाजन। निजी और सार्वजनिक विभाजन। श्रम के लैंगिक विभाजन। अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। ठीक है, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ही कम है। भाई औरतें भी पुरुषों के मतलब लगभग अगर देखा जाए तो आधा हिस्सा है, तो लेकिन फिर भी समाज में और राजनीतिक जीवन में उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर है। ठीक है, विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें आंदोलन तक करने पड़े थे, तब जाकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला था। अगर हम देखें अपने ही देश के अंदर या अपने ही इलाकों के अंदर, तो कई जगहों पर औरतों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, आज भी उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, आज भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ घर के चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता है, और जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती हैं और उनको शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब महिलाओं के साथ होता है। तो इसमें जो पहले लैंगिक था वो यही इसी चीज़ को है कि भाई हाँ कैसे समाज में उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, अब किस किस आधार पर महिलाओं के साथ होता है कि भाई साक्षरता दर के आधार पर, ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, महिलाओं के घर के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। तो इसमें एक लैंगिक असमानता को लेकर महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ या पुरुष प्रधान समाज को लेकर एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाएंगे कि महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, महिलाओं के जो ये नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता अभी हमारा दूसरा, जैसे हम इस चैप्टर के बारे में हमने देखा था भाई लैंगिकता, धर्म, जाति, ये तो था। तो नेक्स्ट आता है हमारा सांप्रदायिकता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पेपरों में भी आता है। सांप्रदायिकता, व्हाट इज सांप्रदायिक? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्म को नीचा समझना, और अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे के धर्म घृणा करना कि ये जो सोच होती है, ये जो हमारी एक विचारधारा होती है, प्रवृत्ति होती है, इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। और इस सांप्रदायिकता की वजह से ही समाज में दंगे, लड़ाई, झगड़े ये सब होते हैं। इसीलिए अगर किसी की सोच भी ऐसी है कि भाई मेरा धर्म अच्छा और दूसरे का धर्म मुझसे खराब या मुझसे नीचा है, तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर सांप्रदायिकता की भावना है, और सांप्रदायिकता की भावना की वजह से ही देश में जंग वगैरह, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद ये सब चीज़ होती रहती हैं। तो सांप्रदायिकता समझ में आ गया बच्चों। अब सांप्रदायिकता को कैसे खराया जा सकता है आगे देखें। तो ऐसी भावना आपसे जंगलों का मुख्य कारण बन जाती है। इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। देश का बंटवारा इसी भावना का
परिणाम था सांप्रदायिकता का, जो देश का बंटवारा हुआ था। ठीक है, और इनको कैसे दूर कर सकते हैं हम? तो शिक्षा के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सभी धर्मों का अच्छा बताया जाएगा, विद्यार्थियों को सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाएगा, तो सांप्रदायिकता की भावना खत्म हो जाएगी। और सांप्रदायिकता की भावना खत्म होने से समाज में शांति और ये जो दंगे लड़ाई झगड़े होते हैं कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रचार द्वारा कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की क्या करनी? शिक्षा देनी। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, ठीक है, किसी की बुराई ना करना। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भाई शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता की भावना को छोड़ दें। ठीक है, अब धर्म और सांप्रदायिकता और राजनीति। भाई देखो, जब जहाँ सांप्रदायिकता की बात होगी वहाँ पर राजनीति तो आएगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर राजनीति, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति को लेकर काफ़ी मसले चलते रहते हैं। ठीक है, चलो अगर हम देखें सांप्रदायिक और राजनीति, तो लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में होता है। धार्मिक विभाजन, ठीक है, यानी कि ये लैंगिक विभाजन के विपरीत, अगर हम देखें समाज में लैंगिक विभाजन तो है ही है, स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव होना वो तो है ही है, इसके अलावा धार्मिक विभाजन भी राजनीति में बहुत ज़्यादा विद्वान है। ठीक है, धार्मिक विभाजन को संप्रदायवाद कहते हैं। जब हम धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं ना, तो इसे ही संप्रदायवाद कहते हैं, और इस संप्रदायवाद के कारण ही देश में झगड़े होते हैं, शांति भंग होती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता। इसीलिए अगर आप चाहते हो भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश में बना रहे और देश का डेवलपमेंट हो, तो ये सांप्रदायिकता की भावना हमें ख़त्म करनी होगी। ठीक है, समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा, मतभेद उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, कोई एक धर्म समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, तो इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, तो स्थिति और विकट होने लग जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से ज़्यादा दंगे, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करना और सभी धर्मों को बराबर मानना, तभी देश में शांति और लोकतंत्र बना रह सकता है। ठीक है, लोकतंत्र की असलता का आधार है जनता में सहनशीलता, साझेदारी, बंधुत्व, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता आदि। अगर ये सारे हैं, अगर हमारे अंदर सहनशीलता है, साझेदारी है, बंधुत्व है, यानी कि भाईचारा है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान है, तो हमारा लोकतंत्र बना रहेगा, वरना तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं सांप्रदायिकता के रूप कैसे होते हैं। तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा करना, धर्म गुरुओं की भावना, अपीलों का प्रयोग करना, सांप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, लड़ाई झगड़े ये सब करवाना, इससे ये सारी चीज़ें सांप्रदायिकता होती हैं। तो सांप्रदायिकता को लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बस आप इस वीडियो को देखिए भाई सांप्रदायिकता है क्या। जब सांप्रदायिकता आपको समझ में आ जाएगी तो आप उसको लेकर आराम से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप SST में अपनी लैंग्वेज में ना लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में आराम से बना के लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना पॉइंट्स में ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्ष, देखो जहाँ पर हमने सांप्रदायिकता की बात करी, वहीं हमारे देश ने धर्मनिरपेक्षता को अपना रखा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है बेटा? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना। और हमारे देश के अंदर ऐसा होता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसने सभी धर्मों को बराबर अधिकार दे रखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। ठीक है, देखो भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, यानी कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा देता है। किसी भी धर्म को पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है हमारे देश का संविधान। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक, गैरकानूनी माना जाता है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया है, यानी कि किसी भी प्रकार की जातिगत या धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्ष की बात हमारे संविधान के अंदर की गई है। समझ में आया? ये धर्मनिरपेक्ष से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर के अंदर, जैसे हमने लैंगिकता पढ़ ली, सांप्रदायिक धर्म यानी कि सांप्रदायिकता पढ़ ली, अब आ जाता है जातिवाद। अगर हम देखें जातिवाद, तो जातिवाद भाई हमारे देश में भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहा है जाति प्रथा। और जाति प्रथा में क्या होता है कि समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग जाति में बांट दिया जाता है। कुछ ऊंची जाति बन जाती है, कुछ नीची जाति के हो जाते हैं। ठीक है, तो जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते गए और अनेक सुधारों को नहीं से सुधारने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान ने किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव को निश्चित किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने का जोर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें कि पुराने समय में बहुत ज़्यादा ये जातियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती थीं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी कि जो नीची जाति वाले होते थे वो ऊंची जाति वालों के साथ ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना उनके साथ बैठ सकते थे। ठीक है, ना उनके साथ चल सकते थे, यहाँ तक कि उनको अछूत माना जाता था।
कि वो अगर उनको नीची जाति वालों ने ऊंची जाति वालों को छू लिया तो उनका क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जातिवाद होना कि भाई मैं तो ऊंची जाति का हूँ, तू नीची जाति का है, तो मेरे साथ नहीं बैठ सकता, मेरे साथ नहीं खा सकता, तो ये ऊंची जाति नीची जाति में समाज में जो लोग बट जाते हैं, या अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो वो सरासर गलत है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने इसी जातिवाद को ख़त्म करने की बात की थी। ठीक है, राजनीति में जाति, अगर हम राजनीति में देखें, ठीक है, तो अगर हम जाति की बात ही कर रहे थे तो इसमें भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि भाई नीची जाति को अधिकार दिलाने का। ठीक है, चलो राजनीति में जाति कि चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि भाई हाँ, जिस इलाके में जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा करा जाता है। समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना कि भाई हाँ, बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो जाति को बढ़ावा देती हैं और जाति को बढ़ावा देकर उन सारे लोगों को अपनी तरफ करने की बात करती हैं, लोगों को उकसाती हैं जाति के नाम पर कि तुम उस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी राजनीति में जाति, तो जाति को लेकर भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, बनते हैं क्वेश्चन कि भाई हाँ, जाति जो है क्या है। आपको समझ में आ गया जाति क्या होती है, कि भाई समाज में लोगों को जाति के नाम पर बांट देना, ऊंची जाति नीची जाति, फिर उनके साथ क्या करना, भेदभाव करना, तो ये जातिवादी था। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पूरा पढ़ा, सारे के सारे उसी के 6 क्वेश्चन हैं। आप एक एक बार इनको पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है, नारीवाद का क्या अर्थ है, सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 प्रावधानों के जरिए भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, लैंगिक श्रम विभाजन का क्या अर्थ है, अभी हमने पढ़े ना ऊपर सारे के सारे, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीतिक ब्यौरा, सबके साथ एक उदाहरण भी दूँ तो इसके सारे देखो उत्तर भी हैं। अगर आप देखें तो लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, तो लैंगिक विभाजन का अर्थ है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लड़के और लड़कियों में जो विभाजन किया जाता है उसे हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। नारीवाद का अर्थ क्या होता है, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और अवसरों में विश्वास रखने वाले महिला या पुरुष नारीवादी विचारधारा के होते हैं। ठीक है, और सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ होता है कि जब राजनीति या चुनावी राजनीति में कोई राजनेता विभिन्न धार्मिक समुदायों का सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो इसे हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। एक एक बार आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर को पढ़ भी लेना, और जो आपने पहले पढ़ा है उससे आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो हम बच्चों, पढ़ाई करने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप, ये नहीं होता कि आप ज़्यादा पढ़ो तो ही ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता। आप तरीके से पढ़ो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, आप पढ़ाई करोगे सिस्टमैटिक तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे भाई, हम इसी प्रकार से करेंगे कि भाई जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबरों का आएगा हम उन्हीं चैप्टरों को पहले कवर करेंगे। अब जैसे चैप्टर से 12 नंबर का आया है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो भी 12 नंबर वाले की ही बनाऊंगा। तो आप देखो ऑटोमेटिकली 24 नंबर का तो आपका ऐसे ही हो जाएगा कि भाई हाँ, खाली एक ही इस बुक में से जो सामाजिक विज्ञान की है, लोकतांत्रिक राजनीति वाली, इसी में से ही 24 नंबर का आपका बन जाएगा। बाकी इसी प्रकार से हिस्ट्री में भी बना लेंगे, इतिहास में, ज्योग्राफी में बना लेंगे, रीको में बना लेंगे, आराम से आपके अच्छे से 80 नंबर के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, रटना नहीं है बच्चों। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको चीज़ों को समझें और अपनी लैंग्वेज में पेपर में करके आएँ। ठीक है, अगर आप समझ के करोगे तो आगे तक भी चीज़ें याद रहेंगी और आप अच्छे से उसको डिफाइन कर पाओगे, और रटोगे तो एकदम भूल जाओगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।